बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हकीम नासिर अली खुशामदीद कहता हूँ आप सबका अपने इस चैनल पर हकीम नासिर अली केयर बियॉन्ड बाउंड्रीज़ में। पहले तो मैं सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सबसे माज़रत चाहूँगा कि इस बार मैं वीडियो बहुत लेट बना रहा हूँ। असल में इलाज के सिलसिले में अक्सर मुझे सफ़र करना पड़ता है, तो कभी कभार सफ़र लंबा हो जाता है और वहाँ पर इतनी मसरूफियात होती हैं कि मैं वहाँ पर वीडियो नहीं बना सकता, तो इस वजह से इस बार थोड़ा देर हो गई। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं रोज़ाना एटलीस्ट छोटी एक वीडियो बना करके लोड कर दिया करूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। हम असल में आकर के यहाँ पर मेरे साथ जितने भी जुड़े हुए हैं यहाँ पर काफ़िला इखलास का जो कोई भी हिस्सा है, सबका इंटेंशन एक ही है, मकसद एक ही है। भले ही इंटेंशन दूसरा भी हो, लेकिन ज़रिया जो हासिल कर रहे हैं वो ज़रिया एक ही है, खिदमत खल्क़। बहुत से लोगों का नीयत और इरादा यही है कि अल्लाह को राज़ी करने के लिए खिदमत खल्क़ की जाए, किसी को पॉपुलर होने के लिए, मतलब जो मेन जो ज़रिया जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है खिदमत खल्क़, कि हम लोगों की मदद किस तरह कर सकें। ज़हनी बीमारी हो, रूहानी बीमारी हो, इसका हम किस तरह से इलाज कर सकें, किस तरह लोगों को हम परेशानी से निकाल सकें, किस तरह हम उनकी मदद कर सकें, किस तरह हम किसी के काम आ सकें। हम सबका इरादा यही है। देखिए, अमलियात सीखने से पहले और अमलियात जानने से पहले और अमलियात के ऊपर काम करने से पहले हमको कुछ बातों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज अक्सर और पेशतर क्या हो रहा है। देखिए, 3 किस्म की बीमारियां हैं। असल में हम इसको 3 किस्म में डिवाइड करेंगे। एक है स्पिरिचुअल, और दूसरी है साइकोलॉजिकल, और तीसरी है फिज़िकल, मेडिकली बीमारियां होती हैं। अब ये 3 किस्म जो बीमारियों का है, ये 3 किस्म को कौन डिसाइड करेगा कि मुझे कौन सी बीमारी और कहाँ जाना है? मरीज़ तो ये नहीं कर सकता। मरीज़ क्या करता है, उसका जो सोर्स है, उसका जो एक्सेस है, उसकी जो जान पहचान है, उसका जितना नॉलेज है, वो उस हिसाब से उस डायरेक्शन में जाता है। अब कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी है और डॉक्टरों के सर्कल में ज़्यादा बैठता है, मॉडर्न है किस्म का है, तो वो अक्सर और पेशतर क्या करते हैं, वो लोग साइकोलॉजिस्ट के पास, साइकाट्रिक के पास जाते हैं, जहनी डॉक्टर के पास जाते हैं। और जो ज़्यादातर रिलीजियस हैं, मुदर्रिस हैं या मदरसे के स्टूडेंट्स हैं, या जो रिलीजियस हैं, इस टाइप के जो जिनकी मेंटालिटी है, वो लोग आमिल की तरफ जाते हैं, बाबाओं की तरफ जाते हैं, बुज़ुर्गों की तरफ जाते हैं। अब यहाँ पर वो लोग उन लोगों को डिसाइड करना पड़ता है कि वेदर ये स्पिरिचुअल बीमारी है या फिर ये साइकोलॉजिकल बीमारी है या फिर ये फिज़िकल बीमारी है। ये इनको डिसाइड करना पड़ता है। जब हमें ही पता नहीं है कि ये क्या बीमारी है, तो हम उसको कैसे डायरेक्ट कर सकते हैं, हम उसको कैसे समझा सकते हैं, हम उसका इलाज कैसे कर सकते हैं, हम उसकी मदद कैसे कर सकते हैं। तो इसी के लिए साइकोलॉजी के बारे में भी थोड़ा जहनी अमराज और इनका इलाज किस तरह किया जाए, इसका बेसिक एटलीस्ट हमको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली हमको समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो क्या है, हमें बात करने का तरीक़ा आना चाहिए, क्योंकि आपके जो अल्फाज हैं, ख़ासकर जो आमिल के जो अल्फाज जो निकलते हैं, ये बहुत बड़ा असर करते हैं सामने मरीज़ के ऊपर। जैसे कि बहुत सारे आमिल लोग कह देते हैं हाँ आपको जादू का असर है, ये बहुत ख़तरनाक असर है, इसका अगर आप जल्द से जल्द इलाज नहीं करेंगे तो आपको ऐसा होगा, ये आपके बच्चों पे उतरेगा, आपकी नस्ल पे उतरेगा। ये आप बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। जो भी इलाज करने वाला है उसकी नज़र जेब पे नहीं, उसके इंसान के दिल पे और इंसान उसकी कंडीशन पर होना चाहिए। आपका जो रिस्क है वो आपको इसको डराने से नहीं आएगा। आपका रिस्क आपके मुक़द्दर में लिखा हुआ है, वो अल्लाह आपको देगा ही देगा। आप सिर्फ नीयत इतनी करेंगे मुझे अल्लाह को राज़ी करने के लिए इसकी मैं मदद कैसे कर सकता हूँ, तब जाकर के अल्लाह आपके जहन में और आपके दिल में इल्म डालेगा, तब आप मदद कर सकेंगे। ये जो अल्फाज होते हैं ना, ये बहुत बुरी तरह से असर करते हैं पेशेंट के ऊपर। इसमें उसके जहन में प्रोग्राम बन जाते हैं बहुत सारे, जिस प्रोग्राम की वजह से आप उसके बाद में उसका 1000 भी इलाज करो तो वो प्रोग्राम जब तक आप उसको डिलीट नहीं करेंगे, उसके दिमाग से वो प्रोग्राम को आप डिलीट नहीं करेंगे, एरेज नहीं करेंगे, ये पेशेंट सही होने वाला नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले कम से कम हमको बात करना आना चाहिए कि हम जो अल्फाज हम जो यूज़ कर रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं, इसका सामने वाले पर क्या असर पड़ेगा। तो इसीलिए हमको थोड़ा NLP के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। NLP क्या है?
इस साइंस को 1970s में इंट्रोड्यूस किया गया था, दो मशहूर लोगों ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, जिनका नाम था रिचर्ड बैनलर और दूसरे का नाम था जॉन ग्राइंडर। ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में जॉन ग्राइंडर जो थे ये असिस्टेंट प्रोफेसर थे और रिचर्ड बैनलर जो थे वो स्टूडेंट थे यहाँ पर। इन्होंने क्या किया 1970s के अंदर, जो उस वक्त के मशहूर जो साइकेट्रिक थे, हिप्नोथेरेपिस्ट थे, उनको इन्होंने स्टडी किया, उनको इन्होंने रीड किया, उनके सारे केसेस को इन्होंने रीड किया, स्टडी किया कि कौन से केस को, ये इतने मशहूर थे, ये सारे के सारे साइकेट्रिक और हिप्नोथेरेपिस्ट इतने मशहूर थे कि ये चुटकियों में लोगों का इलाज कर देते थे, चुटकियों में लोगों का इलाज कर दिया करते थे। तो इन लोगों ने क्या किया, इन सारे पेशेंट्स को स्टडी किया, इन सारे केसेस को स्टडी किया और उसके ऊपर बाद में एक साइंस को इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम है NLP। इसको साइंस ऑफ अचीवमेंट भी कहा जाता है। इस साइंस के ज़रिए से दुनिया अपना हमारी जो ज़िंदगी है, ज़िंदगी को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म किया जाता है और इस साइंस को आज हर फील्ड में इस्तेमाल किया जा रहा है। जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, एक्टर्स वगैरह जो भी कहते हैं आप, सेलिब्रिटीज़ हैं, एथलीट्स हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, ये सारे के सारे आज NLP का सहारा लेते हैं। इधर तक कि जो दुनिया का मशहूर बॉक्सर है माइक टाइसन, ये खुद कहते हैं कि मैंने NLP के सहारे से ही सक्सेस को हासिल किया है। आगे मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि इसको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है और इसको किस तरह काम में लाया जाता है। देखिए, असल में आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, बीमारियां जो हैं वो 3 किस्म की हैं, एक साइकोलॉजिकल, एक स्पिरिचुअल और दूसरी फिजिकल। अब ये डिसाइड कौन करता है? पेशेंट तो इसको डिसाइड नहीं करता। पेशेंट क्या करता है, अपने सोर्स के हिसाब से वो डॉक्टर के पास या आमिल के पास जाता है। जैसे कोई एक पढ़ा लिखा आदमी है, ज़्यादातर उसका उठना बैठना डॉक्टरों के साथ में है, उस सर्कल में है, तो वो क्या करेगा, साइकेट्रिक के पास जाएगा। और ज़्यादातर कोई अगर रिलीजियस है, मेंटालिटी जैसी है उसके, रिलीजियस है, बहुत ही रिलीजियस आदमी है, तो वो क्या करेगा, आमिल के पास जाएगा। अब आमिल को ये डिसाइड करना पड़ता है और साइकेट्रिक को ये डिसाइड करना पड़ता है कि बीमारी कौन सी है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप साइकेट्रिक के पास जाते हैं तो साइकेट्रिक क्या करता है, वो आपको डायरेक्शन नहीं, पहली बात तो ये होता है कि हमें उस बात का इल्म होना बहुत ज़रूरी है। साइकेट्रिक है, नेचुरली वो अपनी कोशिश करेगा आखिर दम तक, वो ये नहीं कहेगा कि ये कोई और प्रॉब्लम है, ये स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है, आप बाबा के पास जाइए, ऐसा जाइए। साइकेट्रिक तो हरगिज़ नहीं कहेगा, वो तो आपको भी पता है। उसी तरह जब आमिल के पास कोई पेशेंट आता है तो आमिल भी क्या करता है, उसको अपनी तरफ से तावीज़ें दो, ये दो, वो दो, कैसे दो, वो अपनी लाइन में ढकलता रहता है, डिसाइड नहीं करते हैं। क्योंकि 90% केसेस में ये होता है कि पहली बात तो उनको खुद नहीं पता होता, जो आमिल हैं, जो साइकेट्रिक हैं, उनको खुद नहीं पता होता। दूसरी बात क्या है, अगर पता भी हो जाए तो उसको किस तरह हैंडल करें, किस तरह उसको समझाएं, ये हमको नहीं मालूम होता। हर केसेस में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसी के लिए अभी क्या होता है, देखिए फॉर एग्जांपल अगर वो पेशेंट साइकेट्रिक के पास चला गया, अब इसको है स्पिरिचुअल प्रॉब्लम, इसको कहेंगे ड्यूअल पर्सनालिटी या मल्टीपल पर्सनालिटी या पर्सनालिटी डिसऑर्डर या ऐसा वैसा 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 बता कर उसको 2 गोलियां दे देंगे। 100% जो साइकेट्रिक जो दवाइयाँ और जो गोलियाँ जो इस्तेमाल करते हैं लोग, जो प्रिस्क्राइब करते हैं, आपको पता है एक भी गोली आपको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगी। ये सारी की सारी बैंड किस्म की, हाई पावरफुल ड्रग्स किस्म की दवाइयाँ होती हैं जो साइकेट्रिक इस्तेमाल करते हैं। इंसान को ज़िंदा लाश बना देते हैं, ज़िंदा लाश बना देते हैं इन दवाइयों की वजह से। ये पूरे स्टेरॉइड्स होते हैं, ख़तरनाक नशे की दवाइयाँ होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एंटी डिप्रेशन का कोई शिकार है, बहुत ही मतलब गुस्सा आना, ज़ोर से चिड़चिड़ाना, मतलब जैसे कहते हैं ड्यूअल पर्सनालिटी डिसऑर्डर वगैरह जो बोलते हैं, इसमें इंसान कभी कभार वायरल एकदम हो जाता है, मतलब फिज़िकली मारने तोड़ने भी लगता है। इस टाइम पे क्या करते हैं, उसको कोई इंजेक्शन या कुछ टैबलेट्स जो देते हैं, ये बिल्कुल बहुत ख़तरनाक नशे की चीज़ें हैं। इससे क्या होता है, अब जाहिर सी बात है, अब इंसान को नशा कर दिया जाए तो क्या होता है, वो ठंडा हो जाता है, एकदम बिल्कुल एकदम साइलेंट हो जाता है, उससे कुछ काम नहीं होता।
ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो साइकोलॉजिस्ट के पास, साइकाट्रिक के पास जाते हैं और वो लोग क्या करते हैं, जब उनको कोई समझ में नहीं आती बात, वो उसको बराबर से उसके ऊपर काम नहीं कर सकते हैं, तो उनको कुछ गोलियां दे देते हैं, एंटी डिप्रेशन की गोलियां वगैरह वगैरह। ये सारी सारी ड्रग्स हैं, नशे की आदत है। इसके बाद में जाने जाने इंसान को आदत पड़ जाती है और इंसान एक जिंदा लाश बन जाता है, वो किसी काम का नहीं होता। उसके दिमाग को एकदम साइलेंट कर दिया जाता है, ठंडा कर दिया जाता है, एक जिंदा लाश की तरह जीता है वो। ये इसका प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम है, आमिर लोगों के पास अगर जाते हैं, अगर उसको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इसको और बोल बोल करके हाँ ये है, ये जादू का असर है, ये इसको ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा, नज़र जेब पे होती है। उसको और थोड़े प्रोग्राम्स डाल के उसके दिमाग में और उसको नेगेटिविटी भर के और उसको कमज़ोर कर देते हैं और उसको पागल कर देते हैं। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। कम्युनिकेशन का जो है ये बहुत बड़ा असर करता है पेशेंट पे। तो हमारी जो कम्युनिकेशन है, इसको हमको पहले हमको समझना पड़ेगा और फिर उस अंदाज में हमको सामने वाले से बात करना पड़ेगा। हमारे अल्फाज बहुत असर करते हैं। डॉक्टर के, आमिल के अल्फाज जो होते हैं वो पेशेंट पे बहुत असर करते हैं। ये लोग इसको बहुत सीरियसली लेते हैं और सबकॉन्शियस माइंड जो होता है, क्योंकि वो आपके ऊपर भरोसा करके आया है, तो आपके अल्फाज को वो भरोसा करता है, तो आपका एक एक वर्ड जो है वो एक एक प्रोग्राम बनाता है इनके दिमाग में। आपको कोई दवा देने की ज़रूरत नहीं है, कोई तावीज़ देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है ये अगर परफेक्ट रहेगा, तो आपको किसी चीज़ को भी, दूसरी चीज़ को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी में सामने वाले का इलाज कर सकते हैं। तो इसीलिए हमको साइकोलॉजी के बारे में जानना, इसको किस तरह इस्तेमाल करें, इसका बेसिक एटलीस्ट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैं NLP का एक बेसिक बता रहा हूँ कि NLP एक्चुअली क्या है, ये किस तरह काम करते हैं। आगे जाते जाते मैं इसके बारे में थोड़े थोड़े, मतलब डिप्रेशन के पेशेंट को किस तरह हैंडल करना है, अगर कोई पेशेंट ने किसी डर को अपने दिमाग में प्लांट कर लिया है तो इसको किस तरह अरेस्ट करना है, कौन सी चीज़ों को किस तरह अरेस्ट करना है, और फिर नेगेटिविटी को अरेस्ट करने के बाद में पॉजिटिविटी को कैसे क्रिएट किया जाए, ये भी मैं इंशाल्लाह आने वाले सेशंस में थोड़ा 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 करके सिखा दूंगा। यहाँ पर मैं बेसिक बता दूंगा कि नेगेटिविटी को ब्रेन से किस तरह अरेस्ट किया जाता है और पॉजिटिविटीज़ को किस तरह भरा जाता है दिमाग में, ताकि वो खुद पेशेंट अपना इलाज खुद कर ले। बहुत सारी केसेस में उसको स्पिरिचुअल बीमारी नहीं होती है, लेकिन हमको तावीज़ देना पड़ता है। ये हम साइकोलॉजिकल इलाज कर रहे हैं, क्योंकि वो पेशेंट का यकीन तावीज़ पर है। जब तक इसको तावीज़ नहीं देंगे इसका इलाज नहीं होगा। ऐसा भी केसेस होते हैं। ये सारी चीज़ों को हमको थोड़ा बेसिकली जानना, इलाज की फील्ड में पैर रखने से पहले। देखिए, हम किसी की ज़िंदगी से खेल रहे हैं, ये मजाक नहीं है। यू हैव टू बी वेरी सीरियस। आपको बहुत सीरियस होना है इसमें, अपने अल्फाज पे बहुत ध्यान रखना है। आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है इसके ऊपर आपको बहुत ध्यान रखना है। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके अल्फाज, ये सारी चीज़ें पेशेंट पे बहुत असर करती हैं। तो इसके लिए हमको बेसिकली साइकोलॉजी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आइए हम समझते हैं कि NLP एक्चुअल में है क्या। देखिए, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, न्यूरो का मतलब होता है आपका दिमाग, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, आपका दिमाग, न्यूरो। हमारा जो दिमाग है ये बातों को समझता है, इसकी जो ज़बान है वो 5 सेंसस से समझता है। 5 सेंस, जैसे देखना, सुनना, सूंघना, टेस्ट करना, छीना, फीलिंग्स। समझ रहे ना? आंखों से देखता है और दिमाग अपने अंदर एक इमेज बनाता है, उस इमेज पे काम होता है। असल में जो जाहिर में आप देख रहे हैं इस इमेज से काम नहीं होता, अंदर एक इमेज बनता है। आपके जो सबकॉन्शियस माइंड तक जो बात जा रही है वो बात सीधी सीधी नहीं जा रही, ये बात फिल्टर होके जा रही है। ये फिल्टर कौन करता है? आपका कॉन्शियस माइंड। जैसे कि आपने चाय बना ली, चाय बनाने के बाद में जब आप चाय प्रेजेंट करते हैं तो आप चाय को छानते हैं। छानने के बाद में जो फिल्टर्ड चाय होती है वो आप किसी के सामने रखते हैं। इसी तरह दिमाग क्या करता है, जो चीज़ जाहिर में हो रही है वो चीज़ सीधा आपके दिमाग में नहीं जाती है, आपके दिमाग में जो जाती है वो बात फिल्टर होकर जाती है। इसको कॉन्शियस माइंड बहुत सारी चीज़ों को डिलीट कर देता है, इसमें से निकाल देता है, निकाल कर वो चीज़ अंदर जाती है। तो जो पहला जो असर होता है हमारे सेंसर्स का वो कॉन्शियस माइंड पर होता है। तो जो दिमाग जो हमारी ज़बान समझता है वो है हमारे 5 सेंसर्स, आँख, नाक, कान, ज़बान, छीना, टच, फीलिंग।
एहसास, इन 5 चीज़ों से उसको सिग्नल जाता है। ये है न्यूरो का मतलब, एन का मतलब लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज, ज़बान। हमारा दिमाग जो है वो वर्बल और नॉन वर्बल दोनों चीज़ों को एक साथ लेता है, सिर्फ अल्फाज नहीं, लहजे को भी। ज़्यादातर लहजा असर करता है, अल्फाज असर नहीं करता। अल्फाज सिर्फ 10% असर करते हैं, 90% जो है वो जो लहजा होता है ना, इस लहजे को वो लेता है। तो लहजा और अल्फाज ये दोनों एक साथ असर करते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जब हम बात करते हैं तो हमारा लहजा, बॉडी लैंग्वेज और हमारे अल्फाज, हमको इसके ऊपर बहुत गौर करना पड़ता है। हम ऐसे ही जब बात करते हैं तो इससे बहुत नुकसान होता है। तो हमारा जो लैंग्वेज, जो दिमाग जो लैंग्वेज समझता है वो सिर्फ अल्फाज ही नहीं बल्कि लहजे को भी समझता है। इसकी मिसाल, और उसी के हिसाब से डिसीजन भी लेता है। जैसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो बात जाती है वो इमीडिएटली उसको एग्जीक्यूट कर देता है, डिसीजन ले लेता है, फ़ौरन उसको अमल में ला लेता है। यह आपके सबकॉन्शियस माइंड का प्रोसेस है। अब ये जो लैंग्वेज है, अल्फाज और लहजा, इसको लेने के बाद में आपने जिस तरह अपनी बॉडी के अंदर का जो इमेज है, जो आपकी जिस्म की जो अंदर की जो आपने इमेज को जो बनाया है अब तक, जो भी आप जिस भी लिहाज से आपने जो बनाया है, उस हिसाब से उसको एग्जीक्यूट कर देता है। फॉर मिसाल के तौर पर देखिए, नज़रिया नज़ारे को बदल देता है। इस अल्फाज को आप गौर से सुने और इसको थोड़ा अपने दिमाग में रख लें, क्योंकि जो आगे मैं बताने जा रहा हूँ तभी आपको ये बात समझ में आएगी कि नज़रिया किस तरह नज़ारे को बदल देता है। अब देखिए, मिसाल के तौर पर दो दोस्त रोड पर जा रहे हैं, ट्रैवल चलते हुए जा रहे हैं। ऑल ऑफ अ सडन रोड पर एक एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया, एक ही वक्त में दोनों एक ही साथ में हैं। जैसे एक्सीडेंट हुआ, एक एक्सीडेंट को देखते ही बेहोश हो गया और दूसरा क्या किया, उस जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ उसकी मदद करने के लिए भाग गया। इंसिडेंट तो एक ही था, नज़रिया नज़ारे को बदल दिया। एक आदमी वो एक्सीडेंट का जो पेन है उसने अपने ऊपर फील किया और वो बेहोश हो गया। एक आदमी उस एक्सीडेंट में जो सामने वाले का जो दर्द है उसको फील किया और उसकी मदद में भाग गया। इंसिडेंट तो एक ही है, हादसा तो एक ही हुआ, लेकिन ये दो अलग अलग असर क्यों हुए? क्यों? क्योंकि आपने अपना जो अंदर का दिमाग है इसको आपने इस तरह से डिजाइन किया हुआ है। इसका दिमाग इसने अलग तरीके से डिजाइन किया हुआ है, इसका दिमाग इसने अलग तरीके से डिजाइन किया हुआ है। एक अल्फाज और दूसरा लहजा। फॉर एग्जाम्पल, अभी कोई कह रहा है हेलो, इसका असर, वर्ड तो एक ही है हेलो, हेलो, इसका असर अलग पड़ता है इंसान पे। अभी दूसरा आदमी है, उसने कहा हेलो, अल्फाज एक ही हैं, लहजा अलग है। तो लहजा ज़्यादा असर करता है दिमाग के ऊपर। और आपने अपने अंदर जिस तरह से आपने सेटअप किया हुआ है, अपने दिमाग को जिस तरह से बनाया हुआ है, उस हिसाब से वो एग्जीक्यूट कर देता है। नज़ारा एक ही होता है, नज़रिया इसको बदल देता है। तो आप समझ गए कि जो दिमाग की जो ज़बान है, लिंग्विस्टिक, जो हमारे जहन की जो लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज नॉन वर्बल और वर्बल दोनों को लेता है। इसमें ज़्यादा असर नॉन वर्बल करता है, लहजा बहुत ज़्यादा असर करता है। तो हमें लहजे के ऊपर गौर करना बहुत ज़रूरी है हर वक्त में। तीसरी बात, प्रोग्रामिंग। हमारे दिमाग में दो टाइप की प्रोग्रामिंग होती है, सिर्फ दो टाइप की प्रोग्रामिंग होती है। एक हमारा दिमाग खुद प्रोग्राम करता है और दूसरा बाहर से प्रोग्राम करके दिमाग में डाल दिया जाता है। ये कैसे होता है मैं समझाता हूँ। देखिए, अभी एक छोटा बच्चा है। अब छोटे बच्चे को आप खाना नहीं खा रहा है, कोई बात नहीं सुन रहा है, तो आप उसको डराते हैं। आप उसको कोई एक तस्वीर दिखाते हैं कि देखो ये भूत है, ये जिन है, अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो ये तुम्हें लेकर चला जाएगा, इसीलिए तुम जल्दी जल्दी खाना खा लो। आप उसको दिखा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, एक
उसको दिखा रहे हैं, दूसरा आप अपनी ज़बान से बोल रहे हैं। तीसरी इसमें एक मेन चीज़ काम कर रही है जिसके ऊपर आप अक्सर गौर नहीं करते हैं। जब आप किसी बच्चे को डराते हैं ना, तो आप देखिए आपके चेहरे का जो इंप्रेशन है वो चेंज हो जाता है, चेहरा बदल जाता है। आप आंखें खोल देते हैं या मुंह खोल देते हैं या एक अजीब किस्म की शक्ल बनाते हैं। आपने शायद इसके ऊपर गौर नहीं किया होगा ज़्यादातर लोगों ने, आप गौर करके देखें अगली बार जब आप ये करेंगे। जब आप बच्चे को किसी चीज़ से डराते हैं ना, तो आपके चेहरे का जो इंप्रेशन है ये भी आप चेंज कर देते हैं। बच्चा आपके अल्फाज भी नहीं सुनता और ज़्यादातर आकर के वो इमेज को भी नहीं देखता, लेकिन आपके चेहरे का जो इंप्रेशन है वो उसके दिमाग में असर करता है। और यहाँ पर क्या होता है, एक प्रोग्राम बना देता है दिमाग। आपने क्या किया, इमेज दिखाया उसको, आपने वर्बल जिन कहा उसको, और फिर आपने अपने चेहरे का इंप्रेशन बनाया। एक दो तीन, तीन चीज़ों से आपने क्या किया, एक प्रोग्राम बनाया। ये प्रोग्राम अपने बच्चे के दिमाग में प्रोग्राम कर दिया। ये होता है दूसरा तरीक़ा प्रोग्राम करने का, बाहर से प्रोग्राम करना। एनएलपी में ऐसा ही करते हैं, कुछ बातें हैं, कुछ चार्ट बनाया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। इस पेशेंट को ये बीमारी है, इसके दिमाग में इसने ये डर बिठा लिया है, इसके भी दिमाग के अंदर थोड़ा विल पावर की कमी है, तो उसके हिसाब से क्या करता है एनएलपी ट्रेनर, उसका एक चार्ट प्रिपेयर करता है। चार्ट प्रिपेयर करके वो, जैसे अभी आपने जिन की स्टोरी बनाई और बच्चे को डराया और इसके दिमाग में एक प्रोग्राम बना दिया, अब ये प्रोग्राम जो है इसके ज़िंदगी भर के लिए ये प्रोग्राम इसके दिमाग में बन गया है। ये जो डर आपने इसके दिमाग में जो बनाया ये प्रोग्राम है, इसको कहते हैं प्रोग्रामिंग करना। इमेज के ज़रिए जो हमारे जो 5 सेंसेस हैं, इन सेंसेस में से किसी भी 2 या 3 सेंसेस का इस्तेमाल कर करके प्रोग्राम को बनाना और प्लांट कर देना पेशेंट के दिमाग में, जिस तरह आपने बच्चे के दिमाग में ये प्रोग्राम प्लांट कर दिया। अब ये हुआ दूसरा तरीक़ा। पहला तरीक़ा क्या है, मैंने कहा ना कि हमारे दिमाग में 2 तरह से प्रोग्राम होते हैं। ये है बाहर से प्रोग्राम करके इंसान के दिमाग के अंदर डालना, और ये है जो मैंने पहले बताया एक्सीडेंट वाला केस, ये है अंदर से प्रोग्राम। मतलब ये डायरेक्टली देख रहे हैं, आप देख रहे हैं एक एक्सीडेंट को, आपने देखा, एक देखा और दूसरा फील किया। यहाँ पर 2 सेंसेस आपने इस्तेमाल किए। 2 सेंसेस इस्तेमाल करते ही आपके दिमाग में आपने खुद प्रोग्राम बनाया, जिसकी वजह से उसने एग्जीक्यूट किया। एक एक्सीडेंट की तरफ भागा और एक बेहोश होकर गिर गया। तो ये होता है खुद ब खुद अंदर प्रोग्राम बनना, प्रोग्राम बनकर बैठ जाना, और एक होता है बाहर से प्रोग्राम करके अंदर डालना। तो ये दिमाग के सेंसर्स को यूज़ करके, उसकी लैंग्वेज को यूज़ करके जो प्रोग्राम बनाया जाता है, इसको कहते हैं एनएलपी। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। इसी के साथ साथ एक छोटी सी बात है, देखिए अभी जो मैं स्टार्टिंग से लेकर आप तक जितने भी मेरे लेक्चर्स हुए हैं, जो भी मैं बोल रहा हूँ, मैं एक बोल्ड लेटर्स बता रहा हूँ, एक रफ बता रहा हूँ, ताकि मैं जल्दी अपने मेन काम को स्टार्ट कर सकूँ। तो ये जिस तरह मैंने अभी एनएलपी के बारे में बताया, ये भी मैंने सिर्फ एनएलपी है क्या और इसको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, प्रोग्राम्स किस तरह बनाए जाते हैं, इसके बारे में मैंने बात की है। आगे चल करके इसके बारे में मैं तफसील से बात करूँगा। जो लेक्चर्स लंबे होंगे, बहुत लंबे होंगे, अपने अंदर से डर को किस तरह निकाला जाता है, अपने अंदर से प्रोग्राम्स को, नए नए प्रोग्राम्स को कैसे बनाया जाता है। हाँ, अगर हमको किसी चीज़ को अचीव करना है, जैसे कोई बड़ी गाड़ी ख़रीदना है हमको, तो हमको इस गाड़ी को ख़रीदने के लिए हमारे दिमाग को और हमारी जो पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, इसको किस तरह इस काम में लगा दिया जाता है। जब आप अपनी पॉजिटिविटी को देखिए, असल में अगर हम बात को समझते नहीं, हमारे दीन के अंदर आकर के हमारे को ये बचपन से सिखाया जाता है। हमारे इस्लाम के अंदर इतनी सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। सारा एनएलपी का जो कॉन्सेप्ट है, जो पूरा एनएलपी जो कॉन्सेप्ट है, हमारे इस्लाम में जो सिखाया जाता है, हमें रिलीजियसली जो सिखाया जाता है, उसका ये 5% भी नहीं है। देखिए, फॉर मिसाल के तौर पर कहा जाता है कि कीना, किबर, हसद, जलन, बुग़्ज़, तमा, खुद पसंदी, मैं, सारी बीमारियां हैं, है क्या नहीं? ये सारी बीमारियां हैं, यही कहा जाता है ना, ये एक स्पिरिचुअल बीमारियां हैं, ये स्पिरिचुअल डिजीज़ हैं। अब जो हमारे पीर साहब होते हैं, हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं, वो लोग क्या कहते हैं कि जलन, कीना, किबर, हसद, जलन, बुग़्ज़, तमा, ये सारी चीज़ें बीमारियां हैं, इसको निकालो।
इसको ख़त्म करो। जब तक तुम इसको ख़त्म नहीं करोगे तुम कामयाब नहीं होगे, तसव्वुफ़ के रास्ते पर नहीं चलोगे। अभी यही देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, छोटी सी बात। ऑटो इम्यून सिस्टम, इंसान के अंदर एक सिस्टम है ऑटो इम्यून, मतलब वो बीमारियों से लड़ने की उसके अंदर ताकत है। हमारे जिस्म के अंदर अल्लाह ने कुदरती तौर पर हमें बहुत सारी ताकतें दी हुई हैं, जिससे हम सारा इलाज भी कर सकते हैं, सारी बीमारियों से भी लड़ सकते हैं, हर कंडीशन में हम लड़ सकते हैं। इसको कहते हैं ऑटो इम्यून सिस्टम। अब ऑटो इम्यून सिस्टम है क्या? देखिए, मिसाल के तौर पर हम इसको ऐसे समझेंगे। पहले के जो पुराना जो ज़माना होता था ना, तकरीबन 100 साल पहले, 150 साल पहले, तो उस टाइम पे क्या होता था, अक्सर और पेशतर हम जंगलों के करीब रहते थे। आबादी जो होती थी वो जंगलों के करीब में, मतलब कभी भी जानवरों का डर रहता था। रिसेंटली भी 40 आज भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पर शेर का डर रहता है लोगों को। वहां पर हर वक्त डर रहता है कि पता नहीं कब कोई लोमड़ी आ जाए, कब कोई शेर आ जाए और गांव में हमला कर दे और बच्चों को ले जाए या इंसानों को ज़ख्मी कर दे। ये आज भी बहुत सारे रिमोट एरियाज़ में और जो जंगल के पास में रहते हैं वहाँ पर ये आज भी कंडीशन मौजूद है। अब वहाँ क्या होता है, जैसे ही हम कोई शेर सामने आ जाता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, एकदम आकर के फाइट एंड फ्लाइट मोड में चली जाती है। अब ये फ्लाइट एंड फाइट मोड क्या है? फ्लाइट एंड फ्लाइट मोड समझिए, यह फिर वही टेक्नोलॉजी की मैं मिसाल देना चाहूँगा। फ़ोन में एक सिस्टम होता है जिसे कहते हैं बैटरी सेविंग मोड। जब हमारी बैटरी बिल्कुल डाउन हो जाती है ना, तो बहुत से लोग उसको ऑटो सेविंग मोड में रखे देते हैं, तो सेविंग मोड बोलते हैं उसको, बैटरी सेविंग मोड या सेविंग मोड भी बोलते हैं उसको। तो फ़ोन ऑटोमेटिकली जैसे बैटरी हमारी लो होती है, 10% 15% पे जाती है, तो वो सेविंग मोड में आ जाती है बैटरी। फ़ोन हमारा सेविंग मोड में आ जाता है। फ़ोन जैसे सेविंग मोड में आ जाता है, आप कोई वीडियो नहीं देख सकते, आप कोई ऐप इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपका नेट भी बंद हो जाता है और आपकी डिस्प्ले की ब्राइटनेस भी बिल्कुल कम हो जाती है। फ़ोन की जितनी बैटरी है उस बैटरी को फ़ोन क्या करता है, सिर्फ कॉल के लिए बचा कर रखता है, इनकमिंग एंड आउटगोइंग। इसको कहते हैं सेविंग मोड, बैटरी सेविंग मोड। इसी तरह हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, ये जो फ्लाइट एंड फाइट मोड जो है, फाइट एंड फ्लाइट मोड, जैसे ही इंसान फ्लाइट एंड फाइट मोड में आता है तो फौरन क्या करता है, हमारा बॉडी का सिस्टम सारे काम रोक देता है। हमारा जो दिमाग है वो सारे काम, जैसे डाइजेशन होना, हार्मोन्स रिलीज करना, ये सारी चीज़ों को वो रोक देता है और सारे के सारे हमारी जो एनर्जी है, पूरी एनर्जी को एक ही जगह पे लगा देता है। फ्लाइट एंड फाइट मोड का मतलब क्या है, या तो भागो, पूरी अपनी ताकत को लगाकर तेज़ी से भागो, या फिर अपनी पूरी ताकत लगाकर शेर से मुकाबला करो। इसको कहते हैं फ्लाइट एंड फ्लाइट मोड। तो जब फ्लाइट एंड फाइट मोड में जब बॉडी आती है हमारी, तो क्या होता है, सारी एनर्जीज को दूसरे काम के लिए रोक देती है बॉडी। आपका डाइजेशन बंद हो जाता है, हार्मोन क्रिएट होना बंद हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें, मतलब आपकी सांस नहीं बंद होती, दिल की धड़कन नहीं बंद होती, वो तो दिमाग का मतलब वो मरने तक वो प्रोग्राम करता ही रहेगा। दूसरी चीज़ें भी दिमाग बहुत सारी चीज़ें करता है। आप क्या समझते हैं, जो आप गोलियां खाते हैं, दवाइयां खाते हैं, क्या वो आपका इलाज करता है? नहीं। गोलियां और दवाइयां बीमारी की तरफ आपके दिमाग का उसका जहन जो है, दिमाग को उस जगह पर लेकर जाते हैं, उस बीमारी की जगह पर, गोलियों और दवाइयों की वजह से। गोलियां और दवाइयां आपकी बॉडी को क्योर नहीं करती हैं। आपकी बॉडी के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो बीमारियां, उसको दिमाग ही क्योर करता है। वो एंजाइम्स रिलीज करता है, कुछ केमिकल्स रिलीज करता है, जिसकी वजह से वो बीमारी क्योर होती है। दवाइयां और गोलियां सिर्फ दिमाग को उस तरफ लेकर जाती हैं, उस बीमारी की तरफ, उस दर्द की तरफ उसका ध्यान लेकर जाती हैं। तो ये सारा जो बॉडी का जो सिस्टम है, हमारा खाना हजम होना, खाने में कितने का खून बनना है, कितने का चर्बी बनना है, कितने का फैट बनना है और कितना आकर के बाहर जाना है, कितना आकर अंदर आना है, ये सारा काम दिमाग करता है। वो उस टाइम में हार्मोन्स और एंजाइम्स को रिलीज़ करता है, जिससे सारे काम होते हैं। जब इंसान फ्लाइट एंड फाइट मोड में आता है तो क्या होता है, ये सारा सिस्टम रुक जाता है। ये सारे एंजाइम्स, डाइजेशन वगैरह वगैरह सारे का सारा रुक जाकर क्या होता है, वो सीधा फ्लाइट एंड फ्लाइट मोड, या तो भागो या तो फिर मारो, दो चीज़ में लगा देता है। ये जब जंगल के करीब होते थे तो ऐसा क्या होता था कि 3 महीने में एक बार, 4 महीने में एक बार, साल में एक बार या 2 साल में एक बार, कभी ऐसी कंडीशंस आती थी और इंसान वो कंडीशन में आ जाता था। लेकिन आज क्या हो रहा है कि इंसान दिन में पता नहीं कितनी बार फ्लाइट एंड फाइट मोड में आ जा रहा है। अब ये फ्लाइट एंड फाइट मोड कब एक्टिवेट हो रहा है? हाँ, अरे इसके कपड़े इतने अच्छे हैं, हाँ इसने इतना बड़ा घर बना लिया, अरे इसके पास इतनी बड़ी गाड़ी है, अरे ये इतना तरक्की कर गया। ये क्या है? हसद, कीना, किबर, जलन, बुग़्ज़, यही है ना। इससे क्या हो रहा है, जैसे आप बोल रहे हैं हाँ इसने इतना बड़ा घर बना लिया, आपके दिमाग को ये घर है, ये शेर है,
ये कपड़े हैं, ये पैसा है, ये नहीं समझ में आता। आपके दिमाग को आपकी जो इंटरनल कंडीशन जो है, जो चेंज हो रही है ना, जो जर्क आ रहा है आपकी बॉडी के अंदर, ये समझ में आता है। और जैसे ही आपको जर्क आता है ना, तो आपकी बॉडी क्या होती है, ऑटोमेटिकली एकदम फाइट एंड फ्लाइट मोड में आ जाती है। और जैसे ही आप फ्लाइट एंड फाइट मोड में आ जाते हैं, सारा सिस्टम बंद हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, आप दिन में आकर के आप तकरीबन 15-20 बार फ्लाइट एंड फ्लाइट मोड में आ रहे हैं। अब यहां पर हो क्या रहा है कि आपका जब 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 डाइजेशन रुक रहा है, एंजाइम्स रुक रहे हैं, सर्कुलेशन रुक रहा है, जो सेग्रीगेशन करना है दिमाग को, जो दिमाग को इस जगह पर काम करना है, वो उस जगह पर काम नहीं कर रहा है। सिर्फ आपके वो जो आपके अंदर से जो जर्क पैदा हुआ ना, जो एक कैफियत पैदा हुई आपके अंदर, ये कैफियत शेर को देखने से भी पैदा होती है, और इस तरह से जो हम हसद करते हैं, जलन करते हैं, बहस करते हैं, इससे भी पैदा होती है। आ रही बात समझ में? तो अब क्या हो रहा है, आपका ऑटो इम्यून सिस्टम जो है सत्यानाश हो चुका है। तो ये जो बीमारियां जो आज पैदा हो रही हैं, ये आपकी इन हरकतों की वजह से हो रही हैं। आप अपने दिमाग को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आप अपनी सारी एनर्जी को बेकार की जगहों पे लगा रहे हैं, नेगेटिविटी पे लगा रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपने सिस्टम को, अपने आप को, खुद को डैमेज कर रहे हैं। आप एनएलपी के जरिए से क्या किया जाता है, इन सारी चीज़ों को, जो आपकी नेगेटिविटी, जो कचरा भर गया है ना, इन प्रोग्राम्स जो बन गए, जैसे मैंने बताया जिन का प्रोग्राम, इसी तरह जो प्रोग्राम्स जो बन गए, इन सारे नेगेटिव प्रोग्राम्स को अरेज किया जाता है। आपके इम्यून सिस्टम को सीधा नॉर्मल पोजीशन पे लाया जाता है। कुछ बातें आपके दिमाग में ऐसी प्लान कर दी जाती हैं, ऐसी प्रोग्राम करके डाल दी जाती हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। पहले तो पूरी नेगेटिविटी को साफ करो, पाक करो, इसको क्लीन करो, और उसके बाद में आकर उसके अंदर पॉजिटिविटी को भरो। तभी जा करके आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, आप कुछ भी चीज़ अचीव भी कर सकेंगे, अपने मकसद में कामयाबी भी हासिल कर सकेंगे। तो छोटी सी बात समझाना था, मैंने समझा दी। देखिए, अभी मैं यहाँ पर इशारतन और थोड़ी सी भी बात बता देता हूँ कि हम नेगेटिविटी को अरेज कैसे करें, पॉजिटिविटी को सेव कैसे करें। असल में हाउ टू बी अ जीनियस मैं नेक्स्ट एक लेक्चर बनाऊंगा, क्योंकि बहुत से लोगों ने सवाल किया है मुझसे कि हज़रत ये जो हाफिला इखलास है, इसकी तरतीब क्या है, तरीक़ा क्या है, हमको किस तरह फॉलो करना है। हम एक प्रोटोकॉल बना कर देते हो, कैसे पढ़ना है, कैसे करना है, सूरह इखलास किस वक्त पढ़ें, नुक्ता बीनी किस वक्त करें, मुराक़बा किस वक्त करें, ऐसा हमको एक प्रोटोकॉल बना कर दे दो करके बोले। तो मैं वो प्रोटोकॉल के साथ साथ नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा एक छोटी सी, कि लाइफस्टाइल को किस तरह हमको हैंडल करना है। उसी के साथ में मैं ये सारी चीज़ें, नेगेटिविटी को किस तरह अरेस्ट करना है और पॉजिटिविटी को कैसा भरना है, वो भी उसमें ऐड कर दूंगा। फिर भी यहाँ पर मैं थोड़ी सी मिसाल दे देता हूँ। देखिए, अभी ये जो जंक भरा हुआ है आपके प्रोग्राम में, जब तक आप इस जंक को अरेस्ट नहीं करेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। यू कांट बी सक्सेसफुल इन एनीथिंग। जब तक आप इस जंग को अरेस्ट नहीं करेंगे, आपको कुछ भी अचीव करना बहुत मुश्किल है, करीब करीब नामुमकिन है। सबसे पहले आपको इसको अरेस्ट करना है। अब इसको अरेस्ट कैसे करेंगे? आसान सा तरीका, हमारी जो हर हरकत है, खाने का एक निवाला उठा रहे हैं अल्लाह को राजी करने के लिए, घर से बाहर निकल रहे हैं, एक पैर आप उठा रहे हैं अल्लाह को राजी करने के लिए, टॉयलेट जा रहे हैं अल्लाह, भाई अल्लाह का ही हुक्म है ना, टॉयलेट भी जाओ अल्लाह को राजी करने के लिए, पानी पी रहे हैं एक घुट अल्लाह को राजी करने के लिए। इतना रटें, जितनी बार आप सांस ले रहे हैं ना, उतनी बार आप मतलब इसको बोलें अल्लाह को राजी करने। सांस ले रहा हूँ अल्लाह को राजी करने के लिए, बिस्तर पर सर रख रहा हूँ अल्लाह को राजी करने के लिए। जब ये आप अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह को राजी, इससे बहुत सारे फायदे हैं, जिसमें से मैं कुछ एक दो आपको बता देता हूँ। सबसे पहला फायदा क्या है, आप ऑटोमेटिकली नेगेटिविटी को छोड़ देंगे, बुरे काम छोड़ देंगे। अल्लाह को राजी करने के लिए इंसान कभी बुरा काम करता है? अल्लाह को राजी करने के लिए किसी को गाली देता है? एक चीज़, आपकी सारी जो दिमाग की एनर्जी है उसको आप एक जगह पर रख रहे हैं अल्लाह को राजी करने के लिए, ये सबको एक जगह पे आपने ले लिया। सेकेंडरी, ये सारी गंदी आदतें, बुरी आदतें जो हैं वो ऑटोमेटिकली आपसे अरेज हो जाएंगी। कैसे? अल्लाह को राजी करने के लिए इंसान कभी बुरा काम नहीं करता। जंक भी अरेज हो गया, पॉजिटिविटी भी ऑटोमेटिकली जनरेट होना शुरू हो गई। पॉजिटिविटी जनरेट भी होना है और दिमाग को एक जगह भी रखना है, और दिमाग की सारी एनर्जी को हम जिस जगह चाहें उस जगह पर हमको इस्तेमाल करना है। इसके लिए और एक पॉइंट को भी आप नोट कर लें, हर वक्त अपना ध्यान अपने दिल पे रखें और
और जो कहते हैं ना अल्लाह को राज़ी करने के लिए, ये आप ज़बान से भी कह सकते हैं या फिर दिल में भी कह सकते हैं। लेकिन दूसरी बात जो मैं अभी बता रहा हूँ, हर वक्त आप अपना ध्यान अपने दिल पर रखें। मेरा दिल अल्लाह अल्लाह बोल रहा है और मैं सुन रहा हूँ हर वक्त, हर वक्त। इससे क्या होगा, आपकी सारी एनर्जी आपकी एक जगह पर जमा है और ज़्यादा आप एकदम झटके में नहीं आ रहे हैं। किसी को देखा, हाँ ये सब जगह पे आपका ध्यान ही नहीं जाएगा। देखिए इन सिंपल मैं क्या कह रहा हूँ, आपने अपनी सारी ज़िंदगी अपने जिस्म के लिए, अपने मेकअप के लिए, अपनी बॉडी के लिए, अपने पेट के लिए सारी ज़िंदगी लगा दी। अब बस कुछ वक्त अपने दिमाग के लिए दीजिए। बस मैं यही चाहता हूँ आपसे, प्लीज़ इन 2 चीज़ों को फॉलो करें और इसके ऊपर अमल करें इमीडिएटली। मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊँगा एक प्रोटोकॉल के ऊपर बनाऊँगा, उसके बाद में इल्मुल अदद के बारे में हम बात करेंगे इंशाअल्लाह। इजाज़त दीजिए। अगर कोई भी चूक हो गई है, कुछ छूट गया है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ लें, मैं बता दूंगा इंशाअल्लाह। और दुआ करें मेरे लिए भी और अपने लिए भी। इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।